हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को नहीं दिखता आतंकवाद। ये नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश की विकास यात्रा में तुष्टीकरण की राजनीति सबसे बड़ी रुकावट है। तुष्टीकरण करने वालों को कभी आतंकवाद, उसकी भयावहता और विभत्सता नजर नहीं आती है। तुष्टीकरण करने वाले मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने से भी नहीं हिचकते हैं। नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें बोली हैं। लोग आज भी आतंकवाद के उन दिनों को भूले नहीं हैं जब भीड़ में जाने पर मन शंका से भर जाता था। बम धमाकों के बाद की बर्बरता की तस्वीरें और उस दौर की सरकारों की सुस्ती भी हमने देखी हुई है। यानी कि एक तरीके से वो यहाँ पर कांग्रेस को कोट कर रहे थे और उसकी कमियों को गिना रहे थे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि विपक्ष का दावा, फोन हो रहे हैं हैक। देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के पहले फोन हैकिंग विवाद पर एक बार फिर मामला गर्मा गया है। मंगलवार सुबह शशि थरूर, महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से उनकी जासूसी हो रही है। एप्पल की ओर से संदेश आया कि उनके फोन पर सरकार प्रायोजित हमला हो सकता है। उधर एप्पल उपकरणों की हैकिंग के विपक्षी नेताओं के आरोप को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि जांच शुरू हो चुकी है और मामले की तह तक जाएंगे। साथ ही कहा गया कि विपक्ष का यह आरोप लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता है तो वे इस तरह के आरोप लगाने लगते हैं। देश में इस बड़े राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और यह भी कहा गया कि 150 देशों को एप्पल ने अलर्ट भेजे हैं। कुछ मैसेज गलत भी हो सकते हैं। सरकार प्रायोजित हमलावरों का मतलब किसी खास सरकार से संबंधित नहीं है। एप्पल की ओर से भेजे गए अलर्ट के आधार पर हैकिंग की आशंका पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में फंसी तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से आई है। उन्होंने एप्पल की ओर से भेजे गए अलर्ट को इंटरनेट मीडिया पर साझा करते हुए इसे उद्योगपति गौतम अदानी के खिलाफ उनके हमलों से जोड़ा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि चुनावी बॉन्ड योजना से मिलता है रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। देखिए, राजनीतिक दलों को चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली कंपनियों के नाम उजागर नहीं किए जाने और उनकी गोपनीयता बनाए रखने का विरोध करते हुए कहा कि इस योजना में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। याचिकाकर्ताओं ने सूचना के अधिकार की दुहाई देते हुए कहा कि यह जानना नागरिकों का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को किसने चंदा दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे के कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा कि इन्हें देखने से पता चलता है कि सत्ताधारी दलों को चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा मिला है। उन्होंने कहा कि यह योजना लोकतंत्र को नष्ट कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी में चुनावी फंडिंग को जटिल मुद्दा बताया है। मामले में बुधवार को बहस जारी रहेगी। गैर सरकारी संगठन एसडीआर सहित कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं जिनमें चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, सदान फरास्त और निजाम पाशा ने बहस की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस की शुरुआत एसडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने की है। बारामूला में आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी को मारा। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 5वें स्थापना दिवस के जश्न में बाधा डालने के लिए आतंकियों ने मंगलवार को बारामूला में एक पुलिसकर्मी की उसके घर के पास ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बलिदानी हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार अवकाश पर घर में थे। गुलाम मोहम्मद 6 बेटियों के पिता थे। आतंकी संगठन द इलीट लिबरेशन फोर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर में 3 दिन के भीतर यह तीसरा आतंकी हमला है। इससे पहले आतंकियों ने सोमवार को पुलवामा में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि रविवार को आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेल रहे एक पुलिस इंस्पेक्टर की पर गोलियां बरसाई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद श्रीनगर जिला पुलिस लाइन में नियुक्त डीएसपी के साथ तैनात थे।
नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के उपायों पर 5 राज्यों से मांगा जवाब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या गंभीर दुष्प्रभाव होगा, कोर्ट ने दिल्ली सहित एनसीआर के 5 राज्यों से वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिए हैं कि वे 1 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करके बताएं कि उन्होंने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों में पराली जलाना मुख्य मुद्दा है। कोर्ट ने मामले की 7 नवंबर को फिर से सुनवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह निगरानी करेंगे कि क्या हो रहा है, अन्यथा पूरा सीजन इसी तरह बना रहेगा। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ ही दशकों पहले दिल्ली में इस समय सबसे अच्छा मौसम रहता है, लेकिन अब दिल्ली की वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि घर के बाहर एक कदम रखना भी मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली एनसीआर रीजन की रिपोर्ट देखने के बाद उसे भी चार्ट के रूप में और समग्र रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, बढ़ा प्रदूषण, आसमान पर छाई स्मॉग की चादर। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के प्रदूषण में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। मंगलवार को दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 का आंकड़ा पार कर गया। समग्रता में यह बहुत खराब श्रेणी में ही रहा है, लेकिन मंगलवार का दिन सीजन का सबसे प्रदूषित रहा। आसमान में स्मॉग की चादर छाने से मौसम में घुटन सी बढ़ गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार को राजधानी का AQI 359 रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले सोमवार को यह 347 था। राजधानी की हवा में इस समय सामान्य से 3 गुना ज्यादा प्रदूषण है। मानकों के मुताबिक हवा में प्रदूषक कण PM10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 का स्तर 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। मंगलवार की शाम को 4 बजे दिल्ली की हवा में PM10 का स्तर 314 और PM2.5 का स्तर 166 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित धीमे वाहनों पर कराएं सख्त कार्रवाई, हाईकोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना का बड़ा कारण बनने वाले प्रतिबंधित धीमे वाहनों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति संजीव नरुल्ला की पीठ ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक्सप्रेसवे पर चलने वाले 2-3 पहिया ट्रैक्टर, बैलगाड़ी जैसे धीमे वाहनों की गतिविधि के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अदालत ने कहा कि इस संबंध में लापरवाही के दुखद परिणाम हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चला है कि दिल्ली गुरुग्राम ईस्टर्न वेस्टर्न फेरिफेरल व दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों के संबंध में नियम है, लेकिन इनका व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। अदालत ने आदेश याचिकाकर्ता युवराज फ्रांसिस द्वारा अधिवक्ता नमन जोशी के माध्यम से दायर कर निपटारा करते हुए कहा था। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर पेश किए गए तथ्यों से स्पष्ट है कि राहगीरों की सुरक्षा व निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा प्रभावी परिवर्तन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, सौगंध मुझे इस माटी की, भारत भव्य बनाएंगे, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि इस मिट्टी यानी कि जो पूरे देश से मिट्टी ली गई है कि सौगंध है इस देश को भव्य बनाकर रहेंगे। इससे पहले उन्होंने देश की माटी को नमन करते इससे तिलक भी किया और कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी में यह चेतना है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से बचा कर रखा है। गांव गांव से लाई गई यह भव्य मिट्टी हमें अपने संकल्पों और कर्तव्यों की याद दिलाती रहेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए मेरा युवा भारत माय भारत संगठन का भी शुभारंभ किया। एकत्रित सभी लोगों को विकसित भारत बनाने और देश का गौरव बनाने की शपथ दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कर्तव्य पथ पर आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर देश भर से आए 1 लाख से ज्यादा युवाओं सहित आजादी के अमृत महोत्सव समारोह से जुड़े स्वयंसेवक मौजूद थे, जिन्होंने इस अभियान को लेकर भारी उत्साह और उल्लास भी
दिखाया। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मणिपुर के डीजीपी समेत 204 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। मणिपुर के पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह सहित 204 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक 2023 के लिए मंगलवार को चुना गया है। जम्मू कश्मीर में विभिन्न पदों पर सेवा दे चुके और अभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमित कुमार भी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्वीकृत सूची में शामिल हैं। मणिपुर में मई में जातीय हिंसा भड़कने के बाद इस पूर्वोत्तर राज्य की पुलिस के प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने वाले सिंह को पूर्व में सीआरपीएफ के महान निरीक्षक पद पर काम करते हुए अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। पदक में चुने गए 204 पुलिसकर्मी सीआरपीएफ, एनआईए और एनसीबी तथा 10 राज्यों के हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा व उत्तराखंड शामिल हैं। यह पुरस्कार आतंकवाद विरोधी, सीमा कार्रवाई, हथियार नियंत्रण, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और बचाव कार्य जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पदक की शुरुआत 2018 में उच्च स्तर की योजना के माध्यम से संचालित अभियानों को मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी, जिनका देश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा के लिए काफी महत्व होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े चौंका देंगे, दास। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुनहरी तस्वीर दिखाई है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में विकास की गति मजबूत बनी हुई है और दूसरी तिमाही में जीडीपी आंकड़े सभी को चौंका देंगे। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक अस्थिरता वैश्विक विकास के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत किसी भी संभावित जोखिम भरी स्थिति से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। बता दें कि तमाम वैश्विक एजेंसियां वैश्विक विकास दर में बढ़ोतरी को जहां कम करके आंक रहे हैं, वहीं भारत के संदर्भ में उनका अनुमान उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह घरेलू उपभोग से आ रही है। दास ने निजी क्षेत्र के बैंकों में काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में हाल फिलहाल अधिक देखा जा रहा है। केंद्रीय बैंक इस मुद्दे पर करीब से नजर रख रहा है। दास ने कहा कि आरबीआई इस मुद्दे को नियामक पर्यवेक्षक प्रयासों के तौर पर देख रहा है। कुछ प्रमुख बैंकों में काम कर रहे 30% कर्मचारियों द्वारा नौकरी छोड़ने के आंकड़ों के बीच दास ने कहा कि प्रत्येक बैंक को ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए एक कोर टीम बनानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है 73 करोड़ लोगों को नवीकरणीय माध्यम से बिजली देने की तैयारी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के अध्यक्ष और बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि दुनिया में 73.3 करोड़ लोग बिजली की सुविधा से वंचित हैं और इन लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली मुहैया कराना ISA अपना ध्येय मानता है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में सोलर सबसे बेहतर माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह मौसम और दैनिक घंटे दोनों की लिहाज से लंबे समय के लिए उपलब्ध होता है। नई दिल्ली में आयोजित ISA के 6ठे सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि वर्ष 2030 तक दुनिया के कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 65% तक ले जाने की क्षमता है और वर्ष 2050 तक इस जिम्मेदारी को 90% तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी जिस तरीके से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है वो उसकी खपत वर्तमान में ज़्यादा है। सितंबर में कोर सेक्टर में 8.1% की बढ़ोतरी। इस साल सितंबर माह में कोर सेक्टर के उत्पादन में पिछले साल सितंबर के मुकाबले 8.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी दर पिछले 4 महीनों में सबसे कम है। इस साल अगस्त में कोर सेक्टर पिछले साल अगस्त की तुलना में 12.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। तो इस साल जून और जुलाई में कोर सेक्टर में क्रमशः 8.4 व 8.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। कोर सेक्टर में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, खाद्य, स्टील, सीमेंट और बिजली जैसे 8 प्रमुख क्षेत्र शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज से।
आत्मसमर्पण करने से मतलब संघर्ष विराम के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बोला है कि अगर हम संघर्ष विराम करते हैं तो हमास के सामने आत्मसमर्पण करने वाली बात होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा की लड़ाई सभ्यता और बर्बरता के विरुद्ध एक जंग है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में संघर्ष विराम का अर्थ है कि हमास के आगे आत्मसमर्पण कर देना। विदेशी मीडिया को सोमवार रात संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि लोगों का मानना है कि दुनिया उस बिंदु पर आगे बढ़ गई है जहां निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध हमास द्वारा की गई ऐसी बर्बरता अब नहीं होगी। लेकिन हमास द्वारा किए गए नरसंहार ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। ये बर्बर आतंकी दुनिया को डर व अंधेरे में ढकेलना चाहते हैं, इसलिए दुनिया को यह तय करना होगा कि वे किसके पक्ष में खड़े हैं। इजराइल ने इस युद्ध को नहीं शुरू किया है, वह युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वह इस युद्ध को जीतेगा। उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के हमले को बर्बरता की तरह रेखांकित किया है। भारतीय पर्यटक अब बिना वीजा थाईलैंड जा सकेंगे। श्रीलंका के बाद अब थाईलैंड में भारतीय पर्यटकों को अपने यहां सैर सपाटे के आने के लिए 6 महीने के लिए बिना वीजा प्रवेश की अनुमति दी है। वीजा मुक्त यात्रा की यह अवधि 10 नवंबर से शुरू हो रही है। थाईलैंड के सरकारी प्रसारणकर्ता थाई PBN वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड की कैबिनेट के फैसले के बाद यह घोषणा की गई है। 30 दिनों के प्रवास के लिए थाईलैंड ने भारत और ताइवान से आने वाले पर्यटकों को यह छूट दी है, जो 10 मई 2024 तक प्रभावी रहेगी। थाईलैंड की मौजूदा नीति के तहत 59 देशों के यात्रियों को बिना वीजा आने की छूट है। उल्लेखनीय है कि पिछले ही हफ्ते पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी भारत से आने वाले लोगों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की थी। थाई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी पर्यटकों के आने में भारी गिरावट के चलते कुछ समय पहले थाईलैंड ने चीन और कजाकिस्तान को भी सीमित समय के लिए वीजा मुक्त यात्रा का तोहफा दिया है। चलिए, तो ये आज का यानी कि 1 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।